गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट है। आज के हिस्ट्री सेशन में आपका स्वागत है। और हम बेटा एक संदेश के साथ अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। संदेश है कि जब भी हम बाहर निकले तो गाड़ी का इंजन ऑफ करें जब रेड लाइट ऑन हो। ये हमारा एक कदम रहेगा दिल्ली के प्रदूषण को इस मौसम में कम करने के लिए। इसके साथ ही एक और संदेश बेटा आपकी स्क्रीन पर जो आज की महामारी से संबंधित है। तो जब भी बाहर निकले एक 3 लेयर मास्क का उपयोग जरूर करें और दूसरों के साथ कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। खास करके अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से अच्छी तरह धोते रहें या जरूरत पड़ने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो बेटा आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारी ऑनलाइन हिस्ट्री की कक्षा में। और आज मैं आपके साथ हूँ प्रज्ञा सिन्हा, पीजीटी हिस्ट्री स्कूल ऑफ एक्सेलेंस द्वारका से, तथा मेरे साथ है मेरे बहुत ही एबल कलीग्स डॉक्टर हरिता अरोड़ा मैम जो कोर एकेडमिक यूनिट से हैं, डॉक्टर विनोद यादव जो एसबीवी बीटी ब्लॉक शालीमार बाग से हैं, श्रीमती नीता सिंघल एसकेवी एच ब्लॉक अशोक विहार से, श्रीमती सविता आरएसकेवी नंबर 2 शकरपुर से, श्री संतोष कुमार मिश्रा जी GB SSS बापरोला से और श्रीमती रचना चावला SKV चांदनगर से। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं और एक्नॉलेज करते हैं उन सभी सोर्सेस का जहां से हमने संदर्भ लिए हैं या वीडियोस लिए हैं इस पूरे सेशन को आप तक पहुंचाने के लिए। और सभी संदर्भों का प्रयोग इस सेशन में केवल शैक्षणिक और विशुद्ध रूप से व्यवसायिक उद्देश्य से किया जाएगा तथा प्रस्तुति में कोई भी विसंगति या भूलवश त्रुटि हो तो उसका सुधार आगे आने वाले सेशंस में हम करेंगे। विद्यार्थियों आपके लिए निर्देश, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, यदि आपको बेटा ठीक से दिखाई या सुनाई न दे तो स्क्रीन को जरूर रिफ्रेश करें। रिफ्रेश का आइकन आ रहा है, कक्षा को आप पूरी स्क्रीन में देखें। वीडियो विंडो में नीचे दाएं कोने पर जो स्क्वायर है उसको क्लिक कर लें, इससे आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और आप अपनी कक्षा को बहुत इफेक्टिवली वॉच कर पाएंगे। तथा आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज बेटा, चैट बॉक्स का प्रयोग केवल और केवल प्रश्न पूछने के लिए करें तथा हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए करें। और साथ ही जो ये क्लासेस चल रही हैं इसके बारे में अपने अन्य साथियों को भी जरूर जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो इन क्लासेस का लाभ उठा सकें। तो आइए अब मैं हरिता मैम की तरफ चलती हूँ और हरिता मैम को देती हूँ इस कौन बनेगा इतिहासपति सेशन के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन जो भी यहाँ पर है हमारे साथ जुड़े हुए। और बच्चों इस बार के कौन बनेगा इतिहासपति के श्रृंखला में हमारे पास जो टोटल रिस्पॉन्सेज आए हैं वो है 25,145। बच्चों बड़ी बड़ी संख्या में ये रिस्पॉन्स कीजिए क्योंकि ये रिस्पॉन्स करना केवल आपके नाम ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना नहीं है बल्कि आपके लिए खुद के लिए एक फीडबैक होता है कि मेरे पास कहाँ कौन सी लर्निंग में लैक है, मैं उसको पूरा करूं। तो पूरी क्लास देखने के बाद, पूरा सेशन देखने के बाद हमारी उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए इस बार के कौन बनेगा इतिहासपति के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन कौन रहे हैं। तो पहले नंबर पर है अर्पित शर्मा GSV लैंसर रोड से, दूसरे नंबर पर है हर्ष वशिष्ठ SSC GSV शामनाथ मार्ग से, तीसरे नंबर पर आफरीन GSKV पीरागढ़ी विलेज से, चौथे नंबर पर है निशा परवीन GG SSS नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश से, पांचवें नंबर पर खुशी फोगाट गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरगढ़ से, छठे नंबर पर है भावना GSKV टिकरी कला से, सातवें नंबर पर काजल पाठक GG SSS सोनिया विहार से, और आठवें नंबर पर रिंकी मीना रानी झांसी SKV। जी हाँ, रानी झांसी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है विद्रोही और राज, उसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था झांसी की रानी ने। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खैर उस पर हम आगे चलेंगे ही। तो 9वें नंबर पर है चारू शर्मा RSKV नंबर 2 शकरपुर से,
और 10वें नंबर पर अंजनी कुमारी SKV पुष्प विहार सेक्टर 1 से। वाह क्या बात है। एक एक बच्चा पूरी दिल्ली के हर स्कूल का रिप्रेजेंटेशन यहां जब हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम केवल एक स्कूल तक सिमट करके नहीं रह गए, आप सभी के साथ है। तो चलिए आज की जो हमारे है विद्रोही और राज, उसकी इंट्रोडक्टरी यानी एक ओवरव्यू देता हुआ ये वीडियो द ओपन बुक से लिया गया है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में लड़ा गया था। हालांकि ये आंदोलन शुरू में ब्रिटिश सेना में काम करने वाले सैनिकों का ही विद्रोही ऊपर ऊपर से दिखाई देता है कि उन्हीं सैनिकों का ये विद्रोह था, ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन लेकिन इसकी अंतर्निहित धारा थी विदेशियों से स्वतंत्रता प्राप्ति की तड़प। जो शुरू में सैनिक विद्रोह दिखा, लेकिन स्वतंत्रता का इसको पूरा पूरा सैनिक विद्रोह से शुरू होकर धीरे धीरे ये आंदोलन बाकी क्षेत्रों में भी फैल गया और वहां के राजा नेता भी इसके जो है हिस्सा बन गए। कारण थे इसके, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, मिलिट्री कारण थे और तात्कालिक कारण थे। तो चलिए जरा इन कारणों पे चले। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई नीतियां अपनाकर भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। वो नीतियां थी जैसे सहायक संधि, जिसे इंग्लिश में हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, या कई बार सीधे जीत लेना, सीधे कब्जे की अधिग्रहण की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी एक अंग्रेजों के हाथों तिरस्कृत जीवन जी रहे थे, क्योंकि उनसे बादशाह की पदवी भी छीन ली गई थी और इस वजह से लोगों का गुस्सा भी था। आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारणों की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां, जिनके बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, जिसने किसानों की हालत गरीबी से भी नीचे स्थिति पर पहुंचा दी। हस्तकरघा उद्योग, शिल्पकार भुखमरी की हालत में पहुंच गए और मशीन पर बनी हुई वस्तुएं जो इंग्लैंड से बनकर आ रही थी, जिसका कच्चा माल भारत से जाता था, उसने उन्हें भी तबाह कर दिया था। तीसरा कारण आता है सामाजिक कारण। अंग्रेजों से पहले किसी भी शासक ने क्षेत्र की जहां वो राज करता था उसकी सामाजिक व्यवस्था को कभी भी छेड़ा नहीं था। जबकि अंग्रेजों की रंगभेद की नीति के अंतर्गत भारतीयों का शोषण होता था। ऊंचे पद भारतीयों को प्राप्त नहीं होते थे क्योंकि अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ मानते थे। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इस सबको भारतीय समाज ने शंका की दृष्टि से देखा। फिर आता है धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करना चालू किया। हिंदू और मुसलमानों पहले ही रोष था। भारतीय सिपाहियों को उनके बराबर के पद पर कार्यरत अंग्रेजी सिपाहियों के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती थी और भारतीय जो है समुद्र पार जाना, खासकर हिंदू समुद्र पार जाना यानी धर्म का भ्रष्ट होना समझते थे। लेकिन फिर भी कई अभियानों पर उन्हें बाहर भेजा गया। इसका तात्कालिक कारण भी है, शायद वीडियो बीच ही में बंद हो गया है, तो तात्कालिक कारण में जरा हम चले। प्रज्ञा मैम तात्कालिक कारण में लेकर के आइए। तो तब तक देखिए आप, जो ये स्वतंत्रता आंदोलन था, इस आंदोलन के बारे में ये आगे, जैसे आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, ये आंदोलन आगे चलने वाले हमारे राष्ट्र के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना। वीडियो को बीच में लेकर के आइए। आप देख सकते हैं क्यों ऐसा क्या हुआ जो इन सिपाहियों ने सीधे जाकर के इन्हीं को जो है, थोड़ा सा पीछे कीजिए, हाँ जी। तो तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो तात्कालिक कारण क्या था कि इन्हीं संदेह की परिस्थितियों में जब भारतीयों को उनके हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा था, इन्हीं परिस्थितियों में इस फूस के ढेर पर चिंगारी का काम करती है क्या? नई एनफील्ड राइफल्स। ये वो राइफल्स थी जिनके कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था और ऐसी अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है और मुंह से छीलने पर हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होगा। सिपाहियों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। अब तो जी ये चिंगारी थी और सैनिकों ने अन्य शासकों और लोगों से अपील की कि इस युद्ध में उनका साथ दें। आजमगढ़ की घोषणा जो आपकी किताबों में भी है वो इसका प्रतीक थी। और जो है ये विद्रोह सबसे पहले अगर हम देखते हैं मंगल पांडे,
10 मई 1857 को शुरू होने से पहले वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में ये रहे मंगल पांडे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजी अधिकारी पर आक्रमण किया और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सैनिक विद्रोह का बिगुल बजाकर पहुंचते हैं सारे सैनिक दिल्ली। बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। रास्ते में मिलने वाले हर अंग्रेज और अंग्रेजी हुकूमत के निशाने को मिटाते चले गए। शस्त्रागार से अस्त्र शस्त्र लूट लिए गए। सैनिकों ने लोगों से अपील की, जो आजमगढ़ की घोषणा जो आपकी पुस्तकों में भी है। कुछ समय के लिए लगा अंग्रेजों के पांव दिल्ली से उखड़ गए, लेकिन अंग्रेजों को लगा हफ्ते भर में विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन जंगल की आग की तरह फैलता गया। कानपुर, लखनऊ, सब जगह से विद्रोही इकट्ठे हुए और ऐसा लगा कि ताश के महल की तरह कहीं ये अंग्रेजी हुकूमत ढह ना जाए। तो थैंक यू वेरी मच। वी यूज दिस वीडियो फॉर टोटली नॉन कमर्शियल पर्पस, फॉर एजुकेशनल पर्पस। नाउ ओवर टू यू प्रज्ञा मैम, जो आपको एक ओवरव्यू दिया है, अब उसकी गहराई में गोते खाने के लिए आपको लेकर के जाती हैं प्रज्ञा मैम। थैंक यू हरिता मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती से आज के सेशन का जो निचोड़ था, सार था, वो बच्चों के सामने रखा। तो बेटा, आज हम एक नए अध्याय के साथ शुरू हो रहे हैं और अध्याय का नाम है विद्रोही और राज। यहाँ विद्रोही हम भारतवासी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैसा कि अभी आपने एक छोटी सी वीडियो में देखा। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं जो इस विषय के सब टॉपिक्स हैं। तो सब टॉपिक्स हैं बेटा, विद्रोह का ढर्रा या पैटर्न, या मैं कहूंगी स्वरूप क्या था। दूसरा है अवध में विद्रोह किस तरह फैला, और तीसरा विद्रोही क्या चाहते थे। चौथा विद्रोह का दमन अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार किया गया। और आखिर में हम देखेंगे कि विद्रोह की क्या छवियां इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, अखबारों में या मैगजीन्स में दी गई और उससे लोगों ने क्या आशय निकाला तथा क्या बातें लोगों तक पहुंची। इस पूरे सेशन को बेटा अगर हम पॉइंट्स में डिवाइड करें तो हम इसको पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के विभिन्न पॉइंट्स पर, जो है विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह के कारण क्या थे, विद्रोह का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, विद्रोह किस तरह पूरे भारत में फैला और इस विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे तथा विद्रोह के परिणाम क्या हुए। तो आइए बेटा, यहाँ मैं एक कुछ चंद लाइनों से शुरू करती हूँ इस लेसन को। मैं जानती हूँ जब भी देशभक्ति की बात आती है हमारा खून उबाल लेना शुरू कर देता है। तो रगों में खून उबलता है, रगों में खून उबलता है, जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोष कहता है। उधर कौमी जुनून को संभाले, उधर कौमी जुनून को संभाले, आक्रोश कहता है, कहो तूफान से वीरों, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। तो बेटा आज से 163 साल पहले दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर मेरठ में भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। वह जगह मेरठ कैंट की घटना से शुरू हुई और इस घटना ने पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हुए देखते हैं कि कैसे 10 मई की घटना को अंजाम दिया गया। तो 26 फरवरी 1857 में बेटा 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कि बहरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसके सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल, जो बिल्कुल नई नई अंग्रेजों ने अपने जखीरे में शामिल की थी, उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया, इसका झलक आपको वीडियो में मिली थी। क्योंकि उसके जो कार्ट्रिजेस, कारतूस थे, उस पे गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी, ऐसी अफवाह थी। इसी के साथ साथ ये जो विद्रोह है मुख्यतः छावनियों में, जहां सिपाही रहा करते थे, वहां फैल रही थी। तो 26 फरवरी में जो नेटिव इन्फेंट्री थी, वहां से ये जो अफवाह थी वो फैलते हुए पहुंची हमारे बैरकपुर छावनी में, जो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे थे और मंगल पांडे बेटा वहां एक सिपाही थे। उन्होंने इस राइफल को यूज ना करने के लिए आवाज उठाई और इसकी वजह से उन्हें एग्जीक्यूट भी किया गया, उन्हें मारा गया, उनकी हत्या की गई। और धीरे धीरे ये जो विद्रोह था आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते 31 मार्च को जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरमपुर की थी बेटा, वहां जिन सिपाहियों ने मना किया था
उन्हें बहुत सख्त सजा सुनाई गई और उन्हें जेल दी गई। और 24 अप्रैल 1857 को थर्ड बंगाल लाइट इन्फेंट्री, जो कि मेरठ है जहां से मुख्यतः यह आग फैली, के सिपाहियों ने इन चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल प्रैक्टिस सेशन में करने से मना कर दिया। उन सभी सिपाहियों को बहुत सख्त सजा सुनाई गई, उन्हें जेल हुई। और मेरठ छावनी में इसके बाद सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ और इस विद्रोह के तहत उन्होंने शस्त्रागार, यानी जो जहां आर्म्स रखे जाते हैं, उस जगह को, उस जगह पे कब्जा किया, हमला बोला, कब्जा किया। और जो सिपाही बंदी बनाए गए थे उन सबको उन्होंने रिहा कर दिया। तो ये ज्वाला बाद में एक विद्रोह का रूप लेती है जो पूरे भारत में धीरे धीरे फैल जाता है। इसके साथ ही सिपाही दिल्ली को कूच करते हैं, जो विद्रोही सिपाही थे, और दिल्ली 11 मई तड़के सुबह 1857 को वो दिल्ली पहुंचते हैं। जैसे ही विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं बेटा, दिल्ली की छावनियों के सिपाही उनका साथ देते हैं और वहां पे लूटपाट मचाते हैं। तथा उस समय के कंपनी के जो राजनीतिक एजेंट थे, साइमन फ्रेजर, उनके साथ साथ कई अंग्रेजों की हत्या की जाती है तथा शस्त्रागार को भी लूटा जाता है। और जो भी सरकारी खजाने थे उसको लूटा जाता है, जो टेलीग्राफ सिस्टम था उसको ठप कर दिया जाता है। इस तरह विद्रोही अपना रोष दिखाते हैं और लाल किले तक पहुंचते हैं। लाल किले पे उस समय बेटा हमारे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भारत पे राज कर रहे थे, जिनकी स्थिति अंग्रेजों ने बहुत ही चिंताजनक कर दी थी। उनकी बादशाहत से इनको इनकार किया था और बहादुर शाह जफर इस वक्त बहुत उम्र दराज बूढ़े हो चुके थे। जब सिपाहियों ने उनसे आग्रह किया कि वो इस आंदोलन का, इस क्रांति का नेतृत्व करें, तो बहादुर शाह जफर बेटा पहले थोड़ा सा हिचकिचाए, क्योंकि वो अंग्रेजों से लोहा लेने में डर रहे थे। लेकिन सिपाहियों के आग्रह करने पर और उनका घेराव करने पर बहादुर शाह जफर को आखिर इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद देना पड़ा और उन्होंने इसका नेतृत्व करने का से को स्वीकार कर लिया। 12 मई और 13 मई अमूमन बहुत शांत रहे, क्योंकि अफवाहों को फैलने में या विद्रोह को भी फैलने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे जैसे विद्रोह भारत में फैलता गया बेटा, जो पूरा हमारा गैंजेटिक प्लेन का एरिया है, यानी मैं कहूंगी हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक का जो हमारा एरिया है, यहाँ पे विद्रोह बहुत तेजी से छावनियों में फैलता चला गया। और सिर्फ छावनियों में ही नहीं फैला, इसमें आम लोग भी शामिल होते चले गए। तो विद्रोही जो थे बेटा, एक मैं कहूँ आपको कहना पड़ेगा कि विद्रोह जो है वो अचानक नहीं फैल सकता। उसके पीछे साजिश, सोची समझी साजिश या एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान होना चाहिए। तो क्या प्लान था, क्या संकेत आ रहे थे विद्रोहियों की तरफ से? तो सिपाही एक बहुत ही विशेष संकेत के साथ हर जगह अपने विद्रोह की शुरुआत कर रहे थे। इन संकेतों में शामिल था, शाम को कई जगहों पर तोप से गोले दागे जा रहे थे, वो एक सिग्नल के रूप में थे, या बिगुल बजाए जा रहे थे। जैसे जैसे विद्रोह फैलता चला गया बेटा, इसमें आम जनता जुड़ती चली गई। सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या वो किसी भी जाति के हो, या वो सोशल स्टेटस उनका कुछ भी हो, वो जमींदार हो, राजा हो, बहादुर शाह जफर की तरह बादशाह हो, नवाब हो, या वो ताल्लुकदार हो, सभी इसमें जुड़ते चले गए। यहाँ तक कि कुछ धार्मिक नेता भी इसके साथ जुड़े और उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वो विद्रोह में शामिल हो। और सिपाही जो थे बेटा, वो शासन और सत्ता के सुपानों की सरेआम अवहेलना कर रहे थे, यानी अफसरों की बात नहीं मानी जा रही थी और उनकी हत्या की जा रही थी। ये वो दौर था बेटा जब अंग्रेजी शासन कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो अचंभित था। अगर मैं कहूं तो वो एक शौक में था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह को अंजाम देंगे। तो वो अपने आप को और अपने घर को बचाने के फेर में लगे हुए थे। किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई उस वक्त नहीं शुरू हो पाई थी। और एक अंग्रेज अफसर ने बहुत सही उसका विवरण दिया है
कि ब्रिटिश शासन जो इतने सालों से अपने आप को घमंड में बहुत दुरुस्त समझ रहा था, वो ताश के किले की तरह बेटा तब बिखर गया। अब हम देखते हैं कि विद्रोह के कारण क्या थे, क्या निहित कारण थे। तो बेटा आप जानते ही हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटेन से भारत आई, तो उसकी मंशा जो थी वो ट्रेड की थी, व्यापार की थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी मंशा में फेरबदल किया, यानी उन्होंने अपनी नीतियां बदली और उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। उन इसके तहत उन्होंने कई नीतियां बनाई, जिस पे उन्होंने भारतीयों का सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से शोषण किया, उनका दोहन किया, उन्हें ऑप्रेस किया और अपना शिकंजा कसते चले गए। तो जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का शिकंजा कसता चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, लोगों में रोष की भावना बढ़ती चली गई। तो आज जब हम पीछे मुड़कर कारणों को देखते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि जो मुख्य कारण रहे वो थे हमारे राजनीतिक कारण। अगर हम राजनीतिक कारणों को देखें, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ब्रिटेन की विस्तारवादी नीति, ब्रिटिशर्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो थी, क्या एक्सपेंशन कर रहे थे वो। सबसे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल पे कब्जा किया और पश्चिम बंगाल पे कब्जा करने के बाद वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैलते गए थ्रू सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत। तो सब्सिडियरी अलायंस, जैसा कि आपने वीडियो में सुना मैम को, सहायक संधि के थी, जिसमें अधिकतर उन्होंने राजाओं के जो राज्य थे यह कहकर ले लिए कि वो अच्छी तरह राजपाट नहीं चला पा रहे। इसमें एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है हमारे अवध का, जो आगे आप पढ़ेंगे, और अधिग्रहण नीति। और इसके अंतर्गत बेटा आप पढ़ेंगे किस तरह झांसी की रानी का जो राज्य झांसी था वो अंग्रेजों ने हड़प लिया, क्योंकि उन्होंने उनके दत्तक पुत्र को राजगद्दी देने से मना कर दिया, उसे भावी राजा मानने से मना कर दिया था। तो इस तरह की नीतियों से बेटा जो राजा थे और जो उनकी प्रजा थी जो उन्हें बहुत चाहती थी, वो रुष्ट होती चली गई, उनमें एक रोष पलता चला गया। साथ हम देखते हैं बहादुर शाह जफर का भी अंग्रेजों ने अपमान किया। पहले उन्हें बादशाह मानने से इनकार किया और बाद में उनकी जो आगे आने वाली संतानें थी, जो उनके पुत्र थे, उनको भी उन्होंने गद्दी देने से इनकार करते हुए सिर्फ उन्हें राजकुमार का दर्जा ही दिया। साथ ही हम देखते बेटा जिन बहुत सारी जगहों पे जहां उन्होंने अधिग्रहण नीति या सहायक संधि नीति अपनाई, वहां पे उन्होंने जो राजा थे उनको अपदस्थ करके हटा के उन्हें पेंशन दिया और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने पेंशन देने से भी इनकार कर दिया था। तो इन सब नीतियों के तहत अंग्रेज अपना शिकंजा भारतीय समाज पर कसते चले गए और भारतीय लोगों में एक रोष पलता चला गया। तो बेटा आगे देखते हैं हम। जी सर, जी मैम। सहायक संधि के बारे में एक चीज और थी, उसके अंदर बच्चों ने जैसे प्रश्न एक पूछा है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी। हाँ तो जी। सहायक संधि जो है, इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले लेकर के आया था। 1798 में ये व्यवस्था तैयार की गई थी। इसमें क्या होता था, 3-4 कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी कि अंग्रेज जो है अपने सहयोगी, यानी उसने सहयोगी बोला जिस भी राज्य के ऊपर वो अपनी पावर दिखा रहा है, इनडायरेक्टली उसको अपने कंट्रोल में लेना था। कैसे? वो कहता कि भाई तुम हमारे सहयोगी हो और बाहर के तुम्हारे जितने भी चैलेंजेस आएंगे या इंटरनल तुम्हारे जितने चैलेंजेस हैं, उसमें हम तुम्हारा सहयोग करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना होगा बदले में? तुम्हें जो है अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात करनी होगी, जिसका खर्चा कौन उठाएगा? जिसका खर्चा तुम उठाओगे, यानी अंग्रेज सरकार नहीं उठाएगी। रख रखाव सारा कौन करेगा? जो सहयोगी है, यानी जिस राज्य पर कब्जा किया। और पैसा कौन खर्च करेगा? जो वहां का शासक है। और वो वफादार किसके प्रति होगी? वो सैनिक टुकड़ी अंग्रेजों के प्रति। तीसरी चीज, कंडीशन ये थी कि जो सहयोगी पक्ष है वो ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा अंग्रेजों की परमिशन के बिना, और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना वो किसी भी युद्ध में हिस्सा लेगा। तो डायरेक्टली कंट्रोल में उसके टेरिटरी को ना लेकर के इनडायरेक्टली इस तरह की नीतियों से सब्सिडरी अलायंस के द्वारा, यानी सहायक संधि के द्वारा, अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में
कुछ शासकों को लिया। तो ये 2-3 तरह की नीतियां थी। जी मैम, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने बेटा। अब आप समझ गए होंगे कि सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि क्या थी। और यहाँ पे देखिए मैप दिख रहा है। ये मैप मैंने आपको ये बताने के लिए लगाया है कि बहादुर शाह जफर जो थे उनको इस विद्रोह के बाद डिपोर्ट कर दिया गया, यानी उन्हें देश निकाला दिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया था। तो आइए बेटा अब हम देखते हैं आर्थिक कारणों को। और आर्थिक कारणों में बेटा हमारे प्रमुख हैं धन का निष्कासन। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, जैसे जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति विस्तार लेने लगी, वैसे ही उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होने लगी। तो जो अंग्रेज थे, जो उनकी कॉलोनीज थी, जो उनके उपनिवेश थे, जैसा कि एक भारत भी था, वहां उन्होंने जो वहां के जो किसान थे उन्हें मजबूर किया कि वो उन कच्चे मालों की खेती करें जिसका उपयोग उनकी इंडस्ट्रीज यानी उनकी फैक्ट्रीज में इंग्लैंड में हो सके। तो ये दो प्रमुख कच्चे माल थे बेटा, कपास और नील। तो भारत के किसानों को मजबूर किया गया कि वो कपास और नील की खेती करें। और ये कपास और नील बहुत ही कम दामों पर खरीद कर इंग्लैंड भेजी जाती थी। और इंग्लैंड में जो भी फैक्ट्री में माल तैयार होता था, जो प्रोडक्ट था, वो वापस भारत में लाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तो इस तरह आप देखते हैं कि एक टू वे ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत से इंग्लैंड की तरफ चल रहा था। और भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जा रही थी। इसी के साथ साथ भारत में जिस कच्चे माल को लेकर भारत के कुटीर उद्योग और जो हस्तशिल्प थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो कच्चे माल का इस्तेमाल करते थे, अब उनके पास वो माल नहीं पहुंच पा रहा था। और नतीजा उनका हास शुरू हो गया, वो डिक्लाइन करने लगी। इसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि इन जगहों पर जो लोग थे उन्हें अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। भारत में गरीबी फैलने लग गई। और समय समय पर जो अकाल पड़ रहे थे बेटा, जो फैमिन्स हो रहे थे, उन्होंने स्थिति को और बदतर कर दिया, किसानों की स्थिति को। तो जो किसानों की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। वो लगान या टैक्स वो दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ रहे थे। और अकाल पड़ने के साथ साथ उपज नहीं हो पा रही थी। तो एक चौतरफा मार हमारे देश के किसानों पर पड़ रही थी। और भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। तो अगला हम देखते हैं बेटा धार्मिक कारण क्या क्या थे। ऐसा सिर्फ इतना ही नहीं है कि अंग्रेजों ने हमें आर्थिक रूप से या हमें राजनीतिक रूप से कमजोर किया। धर्म के क्षेत्र में भी वो उन्होंने हस्तक्षेप किया, जो कि आज से पहले किसी भी शासक ने नहीं किया था। और शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब उन्होंने तीन चीजों पर अधिनियम बनाए। एक था हमारा बेटा, हमारे समाज में जो सती प्रथा थी। दूसरा था हमारे समाज में जो विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था, विधवा पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे समाज में। और तीसरा हमारे समाज में बाल विवाह का कॉन्सेप्ट था। तो इन तीनों पर अधिनियम बनाते हुए अंग्रेजों ने इन पे बैन लगाया। और बैन लगाने के साथ क्या होता है, चूंकि ये हमारे धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए थे, तो समाज के जो लोग थे, जो बहुत मैं कहूंगी कट्टर हिंदू थे, या जो इन धर्म का बड़े कड़ाई से पालन करते थे इन नियमों का, उनमें एक रोष की भावना पनप गई। साथ ही साथ अंग्रेजों ने बेटा अपनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रंग भेद की पॉलिसी को भी बरकरार रखा। इसके तहत वो मानते ही थे कि हम ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, और जो भारतीय हैं वो उनकी तुलना में बहुत कम सिविलाइज्ड हैं या अनसिविलाइज्ड हैं। तो उनका जो बिहेवियर था या जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, वो भारतीयों के प्रति बहुत निकृष्ट था, बहुत हे दृष्टि वाला था। और इस हे दृष्टि को भारतीयों ने अन्यथा लिया, तथा उन्हें इस बात से बहुत चोट पहुंची कि उन्हें इस तरह से हे दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके साथ साथ बेटा सैनिक कारण भी थे। जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारतीय सैनिकों की भर्ती की। और भारतीय सैनिकों की जब भर्ती की गई तो उन्हें ज्यादातर इन्फेंट्री में रखा गया, यानी वो फुट सोल्जर्स थे जो सामने आके लड़ते थे। और इनके प्रति
धीरे धीरे जो ऑफिसर्स थे उनका रवैया बदलता चला गया। शुरू में उनका जो रवैया था वो फिर भी ठीक ठाक था, बट बाद में उन्होंने अपने रवैये में बदलाव किया। उन्होंने अपना जो बिहेवियर था उसको बहुत ही खराब कर लिया हमारे सैनिकों के प्रति, और जिसमें गाली गलौज या फिजिकल एब्यूज यानी मारना ये भी शामिल था कई जगह पे। उन सैनिकों की जो तनख्वाहें थी वो कम थी अगर हम उनके काउंटर पार्ट ब्रिटिश सैनिकों से तुलना करें तो, और उन्हें पदोन्नति भी नहीं दी जाती थी, यानी उनकी प्रमोशंस भी नहीं दी जाती थी। वो सूबेदार के पोजीशन तक ही पहुंच पाते थे, उससे ऊपर ब्रिटिश ऑफिसर्स कब्जा कर रखा था। और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो 1856 में आया बेटा, उसके तहत ये नियम लाया गया कि जो भी सैनिक सेना में भर्ती होता है उसको अंग्रेजों के कहने पर या ब्रिटिश ऑफिसर्स के कमांड पर विदेश यानी समुद्र पार जाना पड़ेगा, जहां जहां अंग्रेजों को उनकी जरूरत होगी। और जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि समुद्र पार जाने का मतलब उस वक्त ये था कि हमारे धर्म का भ्रष्ट होना। खास करके बंगाल का जो कैवेलरी, बंगाल की जो इन्फेंट्री थी, वहां पर बेटा ज्यादातर सैनिक जो थे वो ब्राह्मण जाति से थे, और ब्राह्मण जाति के जो सैनिक थे उनके लिए ये एक धर्म भ्रष्ट होने वाला एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हम समुद्र पार जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। इसलिए एक रोष पनप रहा था सैनिकों के बीच में भी, और इसी का एक कल्बिनेशन, इसी का बाद में आके नतीजा था 10 मई 1857 में मेरठ की छावनी में सैनिकों का क्रोध और विद्रोह। तो बेटा आप देखते हैं हमारे क्या तात्कालिक कारण रहे। कोई भी विद्रोह जो है बेटा, उसमें एक लंबे समय तक ऑपरेशन की भावना रहती है जो राज करता है उसके तरफ से, यानी जो मालिक होता है। अगर मैं कहूं तो यहाँ पर अंग्रेज जो राज कर रहे थे वो एक ऑपरेसिव रूल यानी शोषण और दोहन की नीति अपनाते हुए हमारे देश पर राज कर रहे थे। तो भारतीय जो थे इस सब को सहते चले आ रहे थे, लेकिन 1857 की क्रांति ने इसको उभार दिया, उनके रोष को। और इस रोष को उभारने के लिए जो कारण बने, जो इमीडिएट कॉज बने, वो थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अधिग्रहण की नीति, और एनफील्ड राइफल जो कि जखीरे में नई नई लाई गई थी, जैसा मैंने आपसे कहा था। और यहाँ आप देखिए बेटा, जो एनफील्ड राइफल है उसका जो कार्ट्रिज है या कारतूस है जिसको उसमें डाल के राइफल को चलाना है, वो जो है उनको सोल्जर्स को उसका जो खोल है उसको मुंह से खोलना पड़ता था और फिर उसको भरना पड़ता था। तो मुंह से जो खोलने की प्रक्रिया थी, यहीं पर जो अफवाह थी वो काम कर रही थी। और अफवाह ये थी कि इस कार्ट्रिज की जो खोल की ग्रीजिंग की गई है वो गाय और सुअर की चर्बी से की गई है। तो गाय और सुअर की चर्बी से रोष क्यों पैदा होगा? क्योंकि बेटा जो गाय है वो हिंदू सैनिक जितने भी थे उनके लिए बहुत ही पवित्र है, और हम हिंदू धर्म में उसको मारते नहीं है। दूसरा, जो सुअर है बेटा वो इस्लाम धर्म में वर्जित है, यानी इस्लाम धर्म में सुअर को मैं कहूंगी अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए उसका जो ग्रीजिंग की जा रही थी, इससे जो हिंदू सिपाही थे और जो इस्लाम के फॉलोअर सिपाही थे, मुस्लिम सिपाही थे, उन दोनों की धार्मिक निष्ठाओं को चोट पहुंचती थी। इस डर से सैनिकों ने इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करने से या एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। हाँ जी हरिता मैम। जी देखिए, अधिग्रहण नीति या तो लंबे पहले से चली आ रही थी एकदम, जो है अधिग्रहण नीति से या सिपाहियों के प्रति जो व्यवहार था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उन सब की वजह से एक रोष था। लेकिन उस रोष से जो है, उस रोष के बाद कहना चाहिए फूस का ढेर था वो सारे रोष, और चिंगारी का काम किया था कारतूसों को, जो है ग्रीस्ड जो थी बिकॉज ऑफ पिग एंड काउस फैट, वो था। जी हरिता मैम, यहाँ एक बच्चे का प्रश्न है कि अधिग्रहण की नीति क्या है?
अगर शॉर्ट में अगर आप बता पाए तो। बेटा अधिग्रहण, अधिग्रहण, ग्रहण करना। हाँ जी हरिता मैम। आप बता रही हैं? नहीं आप बोले। अधिग्रहण की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको इस्तेमाल किया गया था अवध के ऊपर भी, कि उस पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको इमीडिएटली अपने कब्जे में ले लिया। यानी जब कुछ और नहीं मिला, सहायक संधि तो लगाई गई उस तरह से, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, भैया आप चला नहीं पा रहे हो, ये अब हम इसलिए कुशासन है, आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकते, तो हमने ले लिया। सो ओवर टू यू। हाँ जी। तो बेटा अब आगे चल के हम देखते हैं कि संचार के क्या माध्यम थे, कैसे कैसे खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी, और क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह की प्लानिंग थी। तो आइए ये जो लाइनें हैं ये मैंने आपकी पुस्तक से ली है, और ये एग्जाम्पल हमें एक जबरदस्त इंडिकेशन देता है किसकी तरफ, कि हाँ सिपाहियों में आपस में संचार हो रहा था और बहुत इफेक्टिवली हो रहा था। देयर वॉज कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपाही लाइन्स ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट। कैसे हमें पता लगता है, जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने बेटा मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो आप देखें कि 48 नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको भी ये संदेश पहुंच चुका था कि सिपाहियों ने इस कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। एक और एग्जाम्पल आपके किताब में है बेटा, जिसमें ये कहा गया है कि जो सिपाही थे वो सिर्फ कार्ट्रिज की वजह से ही अपने धर्म के लिए धर्म के नष्ट होने से डर रहे थे, ऐसा नहीं था। एक अफवाह और फैल रही थी, और वो अफवाह थी कि बाजार में जो आटा आ रहा है उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। तो इन दो अफवाहों ने, जैसा हरिता मैम ने कहा, कि फूस में चिंगारी का काम किया और विद्रोह फैला। और सिपाही या उनके संदेशवाहक बेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और विद्रोहियों में एक योजना थी और उनमें आपस में एक समन्वय था। और ये हमें कैसे दिखता है, इसका उदाहरण चार्ल्स बॉल के रिपोर्ट से हमें मिलता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, वो पंचायत करते थे। रात में ये पंचायतें लाइनों में इकट्ठा होती थी, वहीं पर डिस्कशंस होते थे और वहीं पर कुछ फैसले लिए जाते थे। तो अंदाज लगाया गया कि शायद वहीं पर किसी तरह की आगे की प्लानिंग भी की जाती होगी, और एकजुट बैठ के इस डिसीजन लिए जा रहे थे। इससे एक संकेत मिलता है कि इस पूरे विद्रोह में किसी न किसी तरह का प्लानिंग थी और एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन थी। और चूंकि ज्यादातर सिपाही बेटा एक ही जाति के होते थे, उनकी जीवन शैली एक ही जैसी होती थी, इसीलिए वो एक जगह बैठते ही थे। तो संदेह का जो सुई थी वो उनकी तरफ नहीं घूम पाई उस वक्त, क्योंकि अमूमन वो ऐसा ही किया करते थे कि रात में साथ में बैठना और बातचीत करना, अपनी चाहे वो अपने गांव के अपने प्रदेशों की बातचीत करें, या वो अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें, या वो अपने सैनिक जीवन से जुड़ी बातें करें। तो हम देखते हैं बेटा कि विद्रोह जो फैल रहा था, हर विद्रोह के लिए किसी न किसी नेता की या किसी नेतृत्व की जरूरत होती है, एक इफेक्टिव नेतृत्व, ताकि विद्रोह को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ भी 1857 के विद्रोह के संदर्भ में भी बेटा हम देखते हैं कि ये जो विद्रोह था, इसमें विद्रोहियों ने स्थानीय नेताओं को या जो पहले शासक रह चुके थे उन्हें अपना नेता चुना, और उनके नेतृत्व में ये विद्रोह कई जगहों पर उभरा और फैला, जिसमें प्रमुख है बेटा बड़ौत में शाहमल जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इसका नेतृत्व किया, अवध से वाजिद अली शाह जिन्हें सब्सिडियरी अलायंस के तहत अपदस्थ किया गया था, हटा दिया गया था नवाब पद से, उनकी बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कद्र ने नेतृत्व किया। कानपुर से हमारे नाना साहिब जो उस वक्त कानपुर में रह रहे थे उन्होंने नेतृत्व किया। बिहार से जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। मंडला से रानी अवंतीबाई लोधी जो राजगढ़ की रानी थी उन्होंने नेतृत्व किया। झांसी से हम सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। बरेली से खान बहादुर साहब ने नेतृत्व किया, और दिल्ली से
विद्रोहियों ने अपना नेता चुना बहादुर शाह जफर को, जिन्होंने अपने जनरल बख्त खान को इसमें उतारा। जब बात हाँ उठी जी रानी लक्ष्मीबाई की और जी प्रश्न पूछा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर, तो यहाँ पर एक बात बता दूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी अधिग्रहण की नीति जो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे, तो उन्होंने, क्योंकि उनका दत्तक पुत्र था यानी जिनके एडॉप्टेड सन्स थे, उनका ये कहा गया भाई आपके पास सक्सेसर नेचुरल नहीं है, तो इस तरह से झांसी को, संबलपुर को, जैतपुर को, इस तरह कुछ क्षेत्रों को अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन अपने जो है अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जी दो हो गए, एक सहायक संधि और एक अधिग्रहण संधि। अधिग्रहण संधि। तो बेटा उस समय अब देखते हैं, उस समय के जो राजा थे, मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके नेतृत्व में यह क्रांति आगे बढ़ी और सिपाहियों द्वारा सत्ता के केंद्र दिल्ली पर कब्जा किया गया, जैसा कि हमने पढ़ा। और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। ये कब हुआ? वो देश के सम्राट तो थे, लेकिन जब सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, विद्रोही सिपाहियों ने, उसके बाद जब बहादुर शाह ने अपना आशीर्वाद दे दिया उनको, तो उन्होंने उन्हें दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया और उनके नाम पर उन्होंने सिक्के डाले, तथा उनके नाम पर ही आगे आने वाले जितने ऑर्डर्स थे या आदेश थे वो लागू किए गए। इसके बाद हम देखते हैं बेटा नाना साहिब जो थे, उन्होंने कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों का नेतृत्व किया। लोगों ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना और पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन के बाद और उन्हें कमान संभालने को कहा। झांसी से बेटा झांसी की रानी ने नेतृत्व किया। झांसी का अधिग्रहण, जैसा कि आपने सुना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कर लिया गया था। और मार्च 1858 में जो ह्यूग रोज थे, उन्होंने झांसी पे अटैक किया, जब झांसी की रानी ने अपनी झांसी देने से इनकार कर दिया था। और जो आम जनता थी, उन्होंने रानी से आग्रह किया कि वो झांसी को बचाएं, और झांसी को बचाने के लिए रानी को लड़ाई में, विद्रोह में कूदना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं बेटा अवध पे चलते हैं। अवध उस समय एक बहुत बड़ा समृद्धशाली राज्य था, जिसके नवाब वाजिद अली शाह थे, और अधिग्रहण नीति या सब्सिडियरी अलायंस के तहत उनसे उनका राज छीन लिया गया, उन्हें अपदस्थ किया गया और उन्हें अवध से बाहर देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद लोगों में बहुत रोष था, क्योंकि वो लोगों में बहुत प्रिय थे, सब अपने नवाब को बहुत चाहते थे। और जब विद्रोह फैला तो अवध की जनता ने रानी से आग्रह किया कि वो इसका नेतृत्व करे। बेगम हजरत महल ने कई जगहों पर अंग्रेजों को हराया, और यहाँ तक कि अंग्रेजों को लखनऊ की रेसिडेंसी में शरण लेनी पड़ गई, उन्हें वहां पर छुपना पड़ गया। और उनके जो बेटे थे बिरजिस कद्र, उनको जनता ने अवध का नवाब घोषित किया। तो इस तरह हम देखते हैं बेटा कि तमाम जो हमारे विद्रोही नेता बने, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली इसका विद्रोह का नेतृत्व करते हुए कई जगहों पर अंग्रेजों को हार दी और अंग्रेजों को अपनी मुंह की खानी पड़ी। और ये जो संदेश थे विद्रोह के दौरान, ये आम पुरुषों और महिलाओं द्वारा भी फैलाए जा रहे थे, वो भी इसमें अपनी तरह से हिस्सा ले रहे थे। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे धार्मिक नेता और स्वयंभू जो पैगंबर प्रचारक थे, वो भी इसमें शामिल होकर एक अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए विद्रोहियों में एक अलख जगा रहे थे। और बच्चे जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी आगे जी जी बस। इसका भी। और बिहार के नेता जो जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह बेटा, उन्होंने भी नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया और जगदीशपुर, आरा में तथा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया। तो बेटा हम देख रहे हैं कि समाज के सभी तबके के लोग जुड़ रहे थे इससे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव के मुखियाओं को और काश्तकारों को जोड़ा। उन्होंने दिल्ली तक रसद पहुंचाई सिपाहियों को। ऑफिशियल कम्युनिकेशंस जो थी ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स के बीच में, उसको ध्वस्त किया और एक नेटवर्क, इफेक्टिव गुप्तचरों का नेटवर्क स्थापित किया। तथा मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से बेटा रानी अवंती बाई ने
4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। तो और यहाँ तक कि हमारे जो ट्राइबल्स थे छोटा नागपुर के, जो आदिवासी काश्तकार थे, उनके मुखिया बने गोलू, और उन्होंने वहां के कोल ट्राइबल्स का नेतृत्व किया। तो इस तरह हम देखते हैं बेटा, विद्रोह इन इलाकों में ही नहीं, जहां साथ साथ बनारस में, इलाहाबाद में, ग्वालियर में, नसीराबाद में, इंदौर में और अलीगढ़ और कोटा तक फैल चुका था। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हम अपने सीबीएसई एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दिल्ली को जो मित्र राज्य मिला है वो है सिक्किम। तो चलिए एक दृष्टि सिक्किम के ऊपर भी डालते हैं और चलते हैं कैमरे की नजर से, देखते हैं हमारा खूबसूरत राज्य सिक्किम। तो हरिता मैम, ओवर टू यू। जी, सिक्किम जैसा कि पिछली बार भी हमने क्लास में बात की थी, इट इज वन ऑफ दो 7 सिस्टर्स, जिसकी जो है राजधानी गैंगटॉक है, और पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। सीमाएं इसकी लगती है तिब्बत के साथ, तिब्बत, नेपाल, जो देशों की अगर हम बात करें तो सीमाएं लगती है नेपाल के संग, भूटान के संग, पश्चिम बंगाल के संग। इसका क्षेत्रफल करीबन 7096 वर्ग किलोमीटर है। भाषाएं जो यहाँ बोली जाती है लेप्चम और भूटिया। क्योंकि जब हम आज की बात कर रहे हैं, यानी 1857 की क्रांति की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए हम सिक्किम का उस समय में रोल देख लेते हैं। उस समय में यानी 1890 में सिक्किम जो है, ब्रिटिश इंडिया ने उसको अपना एक जो है, इट बिकेम अ प्रिंसली स्टेट, उसका प्रिंसली स्टेट बन गया था 1890 में। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, उस समय भी सिक्किम जो है अंग्रेज जो एक प्रोटेक्टोरेट यानी सुरक्षित संरक्षित स्टेटस था उसका 1947 के बाद भी। और जो है उसमें देखा जाए तो वहां की जो लिटरेसी रेट है वो उस समय में हाईएस्ट था, और पर कैपिटा इनकम भी इसकी जो है अपने आसपास के बाकी हिमालयन स्टेट से इसकी ज्यादा आती है। 1973 में वहां पर कुछ एंटी रॉयलिस्ट राइट्स हुए थे, क्योंकि राजा का राज्य था, वहां नामग्याल डायनेस्टी थी जो रूल करती थी। और 1975 में इंडियन आर्मी ने इस सिटी को, गैंगटॉक को अपने साथ लिया। वहां रेफरेंडम हुआ, यानी आम जनता की सहमति ली गई, और उस सहमति के बाद वहां पर राजवंश खत्म हुआ और भारत को इसने, सिक्किम ने ज्वाइन किया उसके 22nd यानी 22वें स्टेट के रूप में। तो इस तरह से जो है सिक्किम का हम जो हिसाब देखते हैं। तो चलिए अब आपके 4% जो आपको रहता है वो अब हम आते हैं, जो आप लोगों ने सीखा आज, जो कुछ किया, जरा हम उसकी तरफ चलें। तो 1857 का विद्रोह किस राज्य से शुरू हुआ, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857, इट स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? सो वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ए है झांसी, बी है कानपुर, सी है दिल्ली और डी है मेरठ। सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। यस, रिस्पॉन्सेज आने चालू हो गए, बहुत तेजी से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे, चंदन राजपूत है और अन्य कई सारे बच्चे जो है उत्तर दे रहे हैं ए। तो हम आंसर रिफ्लेक्ट करें। जी, जी हाँ, एक मिनट पीछे आइए आप। कुछ बच्चों ने, बहुत सारे अन्य बच्चों ने आंसर डी भी दिया है। यस, तो यस, मेरठ इज द राइट करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा? When did the sepoys arrived at the Red Fort? A 10 मई को, B 11 मई को, C 12 मई को या D 15 मई को? तो रिस्पॉन्सेज आने चालू हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% बच्चे उत्तर दे रहे हैं बी, और कुछ बच्चों ने ए भी लिखा है, क्योंकि बहुत करीब है। हम आंसर रिफ्लेक्ट करें। जी हाँ, 11 मई। तो बहुत वेरी गुड बच्चों, जिनका आंसर गलत है वो दोबारा उसको रिव्यू करें। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना? Whom did the rebels declare their leader after reaching Delhi? A बहादुर शाह जफर, B नाना साहिब, C नवाब शौकत अली और D रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, सानिया कौसर, रानी कुमारी, सानिया सैफी, मोहम्मद शकील, शबनम कुमारी, नागेंद्र कुमार, राम भूल। जी हाँ, ये लोग सब सही उत्तर दे रहे हैं। जी हाँ, ए उत्तर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट असाइनमेंट। बहुत बढ़िया बच्चों।
बेटा यहाँ पे माइंड मैप आपको रिवाइज करने के लिए 1857 का विद्रोह, आज हमने पढ़ा विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह के कारण और विद्रोह का स्वरूप। और प्रारंभ में हमने देखा कि 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह शुरू होता है, मेरठ की छावनी से। इसके कारणों में मुख्य कारण है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। और नेचर ऑफ रिवोल्ट में बेटा हम देखते हैं कि इसमें समाज के सभी वर्ग ने हिस्सा लिया। और माइंड मैप को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हमें एडिशनल अगर हम याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड पाल्मस्टन थे। यहाँ के भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। और मुगल बादशाह जो दिल्ली से राज कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर थे। ब्रिटिश सेना के जो सेनापति थे वो सर कॉलिन कैम्पबेल थे। तथा जो तात्कालिक कारण बना वो था एनफील्ड राइफल में कारतूसों का ग्रीस लगा होना। और विद्रोह के जो प्रतीक थे भारतीयों द्वारा संदेश पहुंचाने के लिए वो थे कमल और रोटी, जिसे आप आगे आने वाली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट। पहला प्रश्न, पाठ में दिए गए साक्ष्यों का संदर्भ लेते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि विद्रोहियों की जो योजना थी वो समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न मेरा, 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारणों की विवेचना कीजिए। और प्रश्न 3 है, 1857 के विद्रोह के दौरान लोग अफवाहों और भविष्यवाणियों पर क्यों विश्वास कर रहे थे। इसके साथ ही बेटा चलिए चलते हैं विचार मंथन की तरफ। और ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आप इसका उत्तर सोच समझ के अपने विचारों के अनुसार दीजिए। 1857 के विद्रोह में सभी भारतवासी धर्म, जाति, क्षेत्र तथा सामाजिक सोपानों से ऊपर उठकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे या उठ खड़े हुए थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देश हित में बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। उक्त कथन का आप विश्लेषण करें। एनालाइज द अबव स्टेटमेंट। तो इसके साथ ही बेटा हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। और आज धन्यवाद के साथ मैं कुछ चंद लाइनों के साथ इस सेशन का अंत करती हूँ। कहते हैं, जंजीर टूटती नहीं अश्रुधार से, जंजीर टूटती नहीं अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, मिटती न दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज, इस गंग तीर बैठ आज, राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, किशोर कामना करो। धन्यवाद। तो इसके साथ ही मैं धन्यवाद करूंगी अपने सभी साथियों का, हमारी टेक्निकल टीम का और आप सबका जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ हमारे सेशन को सुना, हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे तमाम सवालों का जवाब